हाय स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनीष कुमार फ्रॉम जयपुर। अपना जो 10th क्लास है इंग्लिश मीडियम का, जो साइंस में जो केमिस्ट्री का पोर्शन था उसमें फर्स्ट लेक्चर अपना हो चुका है। सेकंड लेक्चर जो है ना आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन। तो जो लास्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको एसिड और बेस और इसके अलावा सोल्ट इनकी डेफिनेशंस और जनरल प्रॉपर्टीज के लिए बताया था कि जो एसिड होता है वो H+ आयन देता है, बेस जो होता है वो OH- आयन देता है। एसिड और बेस की रिएक्शन से सोल्ट फॉर्म होता है विद वाटर। रिएक्शन थी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। टेस्ट के लिए बोला था श्योर होते हैं, ये बिटर होते हैं, ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट करते हैं, ये रेड को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं। इसके लिए बताया था कि एसिडिक भी हो सकता है, बेसिक भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। किस पे डिपेंड कर रहा था कि एसिड और बेस में से स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर दोनों स्ट्रॉन्ग थे तब तो सोल्ट न्यूट्रल था, एसिड स्ट्रॉन्ग था तो एसिडिक था और बेस स्ट्रॉन्ग था तो बेसिक। उससे आगे अपन चल रहे हैं। अब उससे आगे जो होता है ना वो होता है कि मोस्ट ऑफ द एसिड्स और बेसेस, मोस्ट ऑफ द एसिड्स और बेसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। ज्यादातर जो एसिड और बेस होते हैं वो वाटर में सोल्यूबल होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं। और एक चीज आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि वाटर सोल्यूबल मतलब एसिड के लिए तो कुछ नहीं बोला जाता, लेकिन वाटर सोल्यूबल जो बेस होते हैं उनको बोलते हैं एल्कली। तो कहीं पे आपको ये टर्म मिल जाए एल्कली, इसका मतलब कौन से बेस की बात कर रहे हो, ऐसे बेस जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। वैसे तो सबके सभी सोल्यूबल होते हैं, कुछ एक्सेप्शन होते हैं, वो अलग चीज है। बाकी एल्कली उनको बोलते हैं। तो वाटर में सोल्यूबिलिटी की बेसिस पर जो सॉल्यूशन है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। एक तो होता है डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक तो कौन सा डाइल्यूट सॉल्यूशन, और एक होता है कंसंट्रेटेड। एक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन और एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। हमेशा आप ध्यान रखना कहीं पे भी किसी भी टर्म के आगे डाइल्यूट लिखा हुआ मिल जाए तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि वो किसके लिए आ रहा है, H2O के लिए। डाइल्यूट लिखा हुआ है इसका मतलब उसमें H2O प्रेजेंट है, वाटर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डाइल्यूट सॉल्यूशन, इसका मतलब ये हुआ कि डाइल्यूट सॉल्यूशन में वाटर प्रेजेंट है। अच्छा, अगर वाटर का अमाउंट एसिड और बेस से ज्यादा है, ध्यान से सुनो, वाटर का अमाउंट एसिड और बेस से ज्यादा है तो सॉल्यूशन होगा डाइल्यूट। एसिड और बेस से ज्यादा अमाउंट किसका हो, वाटर का, तो सॉल्यूशन कौन सा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है। ऐसे ही कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन के लिए बोले अगर तो इसका जस्ट अपोजिट है, मतलब वाटर कम हो और एसिड और बेस की क्वांटिटी ज्यादा हो, तो ऐसी फॉर्म में कौन सा होगा, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। तो एसिड बेस और सॉल्ट के बाद जो सॉल्यूशन थे उनको अपने 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया। उसके बाद में देखो जो अपन ने पढ़ा था स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, इनकी जो रिएक्शन होती है उनसे जो सोल्ट होता है वो न्यूट्रल होता है। उसका मैं एग्जांपल बता रहा हूँ, वो आपको यहाँ पर देखो। जैसे अगर मान लो कोई रिएक्शन लिखी है अपने पास HCl प्लस NaOH, क्या लिखा हुआ HCl प्लस NaOH, इसका जो पैटर्न है फिक्स वो आपको याद रखना होगा, नहीं तो जो आंसर है ना वो निकालने में आपको थोड़ी मुसीबत हो सकती है। तो ये सिंपल पैटर्न को आप ध्यान रखेंगे, इस लाइन को ध्यान रखो, आपके सभी आंसर आ जाएंगे। देखो आपको ये दोनों दे दिए, ऐसे बोला गया कि रिएक्शन को कंप्लीट करो, तो आपको सोल्ट का नहीं पता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि एसिड और बेस की रिएक्शन होगी तो वाटर जरूर फॉर्म होगा। और वाटर फॉर्मेशन के लिए इसमें से क्या हट गया, H, इसमें से क्या हट गया, OH, तो रिमेनिंग क्या बचा, NaCl। तो सोल्ट जो है वो यहाँ पर कौन सा हो गया, NaCl हो गया, सोल्ट NaCl हो गया। इसका अपोजिट करो, अगर मान लो HCl ले लिया यहाँ पर और इसके साथ वीक बेस ले लिया, वीक बेस। अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे पता चल रहा है कि वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है। अभी अपन एग्जांपल के बेसिस पे समझ रहे हैं, ये दोनों स्ट्रॉन्ग है तो ये जो NaCl है वो कैसा सोल्ट हुआ, न्यूट्रल। HCl स्ट्रॉन्ग, NH4OH वीक है। इसमें से भी देखो H और OH, आंसर क्या आ गया, H2O, और यहाँ पर जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा NH4Cl। भाई यहाँ पे Na की जगह पे NH4 आया है, बाकी सब का सब सेम है। ऐसे ही अगर एसिड को वीक कर दें, ऐसे लिख दिया जाए CH3COOH, और बेस को स्ट्रॉन्ग रखा जाए, ये स्ट्रॉन्ग ये वीक, यहाँ पर ये वीक है और ये स्ट्रॉन्ग है, तो आंसर जो है अपन को पता लग गया पहले से ही कि H2 आएगा इसके अंदर, तो OH तो यहाँ से आ गया, H यहाँ से आ गया, तो फर्स्ट वाले में क्या बचा, CH3CO और O, और सेकंड वाले में बचा Na। फिर बता रहा हूँ मैं आपको कि कल अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो पढ़ा था सोल्ट। सोल्ट के लिए 3 नेचर्स बताए थे आपको, न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। न्यूट्रल, एसिडिक और बेसिक। आज मैंने उनके एग्जांपल बताए हैं आपको। अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग हो तो जो कंपाउंड बनेगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल, मतलब जो सोल्ट फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। HCl और NH4OH, इसमें से HCl स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है,
इसलिए NH4Cl का नेचर कौन डिसाइड करेगा? HCl, इसलिए इसका नेचर कैसा हो गया? एसिडिक। ऐसे ही CH3COOH और NaOH में से NaOH स्ट्रॉन्ग है, इसलिए इस सोल्ट का नेचर पूछा जाए, अगर इसका नेचर पूछा जाए तो ये कैसा होगा? बेसिक नेचर का होगा। तो ये हुआ अपने पास जो सोल्ट होते हैं ना, उनके जो 3 टाइप्स के नेचर होते हैं वो। उसके बाद में सोल्ट किस फॉर्म में ज्यादातर एग्जिस्ट करते हैं वो मैं बता रहा हूं आपको। तो सोल्ट जो होते हैं ना, सोल्ट तो ज्यादातर सोल्ट जो है ना वो क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टल, क्रिस्टल का मतलब होता है एक तरह से सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। इनमें से भी जनरली जैसे कुछ कंपाउंड होते हैं ऐसे Na2CO3.10H2O, ऐसे ही ऐसे लिखा होता है मान लो CaSO4.12H2O, ऐसे ही ऐसे लिखा मान लो K2SO4.Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखो ये सब जो है ना, ये सब सोल्ट्स हैं, लेकिन इनके साथ H2O भी प्रेजेंट है। ये जो H2O है वो यहाँ पर किसकी तरह बिहेव करेगा? H2O जो है वो किसकी तरह बिहेव करेगा यहाँ पर? तो H2O यहाँ पर एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड है, क्रिस्टलाइन सॉलिड एज ए क्रिस्टलाइन सॉलिड है। तो सोल्ट जो होते हैं वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट होते हैं। तो जैसे ये जो H2O है ये इस सोल्ट के अंदर प्रेजेंट तो होता है, लेकिन H2O जैसे जनरली अपन क्या बोलते हैं, H2O जो है वाटर है, तो उस फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में ये अपन को बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। ये उसी के अंदर किसकी फॉर्म में प्रेजेंट होगा? सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। इसीलिए इस वाटर जो है ना, अगर सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको बोलते हैं क्रिस्टलाइन वाटर, या फिर इसका एक दूसरा नाम और होता है हाइड्रेट। तो कहीं पे भी हाइड्रेट टर्म यूज करी जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो क्रिस्टलाइन वाटर की बात कर रहे हैं। जो सोल्ट के साथ जो है ना वो किस फॉर्म में प्रेजेंट होगा? डॉट लगा के ऐसे H2O की फॉर्म में प्रेजेंट होगा। अलग अलग इनके नंबर हो सकते हैं। जैसे ये जो होता है, ये इसको बोलेंगे अपन इसी चैप्टर में भी आगे चल के वॉशिंग सोडा। क्या बोलेंगे? वॉशिंग सोडा। और इसको बोलते हैं POP, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। और इसको बोलते हैं पोटास एलम, पोटास एलम। घरेलू लैंग्वेज में बोलते हैं इसको फिटकरी। K2SO4.Al2SO4 का होल साइज 24H2O। तो ये तो है, इनमें सबके सब जो है किस फॉर्म में प्रेजेंट है? क्रिस्टल की फॉर्म में। अगर कोई भी चीज क्रिस्टल की फॉर्म में प्रेजेंट है, सॉलिड की फॉर्म में प्रेजेंट है, तो इससे एक रिजल्ट आ गया कि अगर इनको मेल्ट कराया जाए या इनको बॉइल किया जाए तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर और प्रेशर की रिक्वायरमेंट होगी। मतलब टेम्परेचर और प्रेशर जो है उसकी रिक्वायरमेंट यहाँ पर होगी। इसका मतलब अगर ऐसा पूछा जाए कि इस टाइप के सॉल्ट जिनमें H2O जो है प्रेजेंट होता है हाइड्रेट की फॉर्म में, तो इस फॉर्म में अपन क्या बोलेंगे? इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स है ना वो क्या होंगे? हाई होंगे। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो क्या होंगे? हाई। उसके बाद में देखो ये हुआ चैप्टर का ऑलमोस्ट एक जनरल इंट्रोडक्शन टाइप अपन मान सकते हैं। अब जो अपने पास कॉन्सेप्ट आएंगे, एसिड और बेस है ना, उसके 3 कॉन्सेप्ट दे रखे हैं आपके यहाँ पर, जिनसे अपन एसिड और बेस को डिफाइन करेंगे कि एसिड किसको बोला जाएगा, बेस किसको बोला जाएगा। तो सबसे और जो कॉन्सेप्ट है, जो मैंने कल भी डेफिनेशन बताई थी आपको, कि जो एक्वस सॉल्यूशन में H+ आयन देते हैं वो एसिड और OH माइनस देते हैं वो बेस। तब अपन नेक्स्ट जो टॉपिक देख रहे हैं वो देख रहे हैं आर्रेनियस थ्योरी। तो एसिड और बेस के लिए फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर वो है आर्रेनियस थ्योरी। इसमें एसिड और बेस को डिफाइन कैसे किया गया? तो आर्रेनियस, वैसे अगर ईयर्स को याद रखने की जरूरत नहीं है, 1887 में दिया था। एसिड जो होता है, एसिड उसके लिए इन्होंने कहा कि द सब्सटेंस विच गिव H+ आयंस या हाइड्रोजन आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, द सब्सटेंस विच गिव H+ आयंस इन एक्वस सॉल्यूशन, मतलब वाटर में डिसॉल्व करें तो H+ आयन प्रोड्यूस करे, वो तो क्या होगा? एसिड होगा, एसिड। ऐसे ही जो OH माइनस देगा वो क्या होगा? बेस। ठीक है, तो जो सब्सटेंस H+ आयन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो तो एसिड, और जो OH माइनस प्रोड्यूस कर रहे हैं वो बेस। इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो यहाँ पर आता है कि आपसे एग्जाम में जो है पूछा जाता है कि स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा है और वीक एसिड कौन सा है, या फिर आपको कुछ एग्जांपल दे दिए जाएंगे और ऐसा बोला जाएगा कि इनमें से स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड है उसको आइडेंटिफाई करो। तो बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है, आप ऐसे ध्यान रखना कि ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स। अब आप सोच रहे होंगे कि ऑर्गेनिक एसिड कौन से होते हैं? तो जिस भी एसिड में कार्बन आता है, कार्बन, जिस भी एसिड में कार्बन आता है वो सारे एसिड कौन से होंगे? वीक एसिड होंगे।
ठीक है। जैसे मान लो आपको कहा जाएगी HNO3, HNO3 जो है वो वीक होगा कि स्ट्रॉन्ग होगा, तो HNO3 में कार्बन नहीं है, इसलिए कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ऐसे ही H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, ये HNO3 नाइट्रिक एसिड है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड है। ऐसे ही मान लो लिखा होता है HCl, HCl होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये सब के सब जो है ना वो क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। ट्रिक मैंने बताइए आपको, यहाँ पर वीक एसिड में कार्बन होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड में कार्बन नहीं होता। जैसे वीक एसिड के लिए बोला जाए तो CH3COOH वीक एसिड है, वीक एसिड जिसका नाम बताया था कल एसिटिक एसिड, और इसका नाम होता है कार्बोनिक एसिड। फिर बता रहा हूँ नेमिंग इनकी, ये नाइट्रिक एसिड है, ये सल्फ्यूरिक एसिड, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये एसिटिक एसिड, ये कार्बोनिक एसिड। तो आपको शायद समझ में आ रही होगी इसकी ट्रिक। जो ट्रिक है यहाँ पर वो है कार्बन के बेसिस पर एसिड को डिसाइड करते हैं। अब अगर आपसे डेफिनेशन पूछ जाए, डेफिनेशन, तो देखो ये डेफिनेशन नहीं है कि कार्बन हुआ तो या नहीं हुआ तो, डेफिनेशन जिसमें भी स्ट्रॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग का मतलब चाहे वो एसिड के लिए चाहे बेस के लिए, जिसमें भी स्ट्रॉन्ग टर्म यूज कर रहे हैं ना, इसका मतलब क्या हुआ कि वो वाटर में कंप्लीटली आयोनाइज हो रहा है, कंप्लीट डिसॉल्व हो रहा है। तो द एसिड which is completely ionized in aqueous solution is known as strong acid। और जो पार्शियल आयोनाइज होगा मतलब कंप्लीट डिसॉल्व नहीं होता तो उसको क्या बोलेंगे, वीक एसिड। इसके अलावा आप अगर बेस के लिए याद रखोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है ना, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस, स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस का पता लगाना है आपको। तो आप जो है इसकी भी ट्रिक देख लो। आपको यहाँ पर जो वीडियोस हैं उनके अंदर एक प्लेलिस्ट के अंदर जाके आपको एस लोग एलिमेंट्स के नाम से एक जो है मोट्रिक टाइप से एक वीडियो मिलेगा, उसको आप पढ़ेंगे तो आपको जो है ऐसे पता चल जाएगा कि ग्रुप 1 में जो एलिमेंट आते हैं, ग्रुप 1 में जो एलिमेंट आते हैं ना, उनके साथ अगर OH अटैच हुआ ग्रुप 1 वालों के साथ तो वो स्ट्रॉन्ग होगा। जैसे फर्स्ट ग्रुप में आता है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऐसे तो NaOH, KOH, ये जो है ना ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट के साथ OH कंबाइंड हुआ तो ये होगा। अदरवाइज अगर कोई दूसरा है तो उसको अपन क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे। जैसे NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस, एल्यूमिनियम का लिखते AlOH का होल थ्राइस, तो वीक होता। समझ में ट्रिक आपको, ये ट्रिक है इनको आइडेंटिफाई करने की। अभी मैंने कुछ एग्जांपल लिखे थे, उनमें मैंने आपको कहा था कि NH4OH वीक बेस है, तो देखो आपको क्लियर पता लग गया कि क्या है, ये वीक बेस है, क्योंकि NH4 कोई एलिमेंट ही नहीं होता पहली बात तो, और ग्रुप फर्स्ट में भी नहीं आता। मैग्नीशियम सेकंड ग्रुप में आता है, ठीक है। तो फर्स्ट ग्रुप में जो आ रहा है ना वो कौन से होंगे, स्ट्रॉन्ग होंगे, और सेकंड ग्रुप या बाकी किसी ग्रुप में से आ रहे हैं ना तो वीक होंगे। तो समझ में आ गया होगा शायद। बाकी डेफिनेशन जो है वो है कि स्ट्रॉन्ग का मतलब है कंप्लीट आयोनाइज, वीक का मतलब है पार्शियल आयोनाइज, और यहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग है इसका मतलब कंप्लीट आयोनाइज, और यहाँ पर वीक है इसका मतलब पार्शियल आयोनाइज, ठीक है। तो ये समझ में आ गई होगी बात। अब उसके आगे देखो, अगर कोई सब्सटेंस है ना H+ और OH-, जैसे ये तो H+ दे रहा है, ये OH- दे रहा है, अगर एक ही सब्सटेंस H+ और OH- दोनों दे दे तो फिर उसको क्या बोलेंगे। तो एक एग्जांपल होता है H2O, अगर इसको डिसोसिएट किया जाए तो ये H+ और OH- दोनों में डिसोसिएट होता है। तो जो H+ देगा वो एसिड, जो OH- देगा वो बेस। इसका मतलब H2O है ना वो ना तो एसिडिक है ना ही बेसिक है, इसका जो नेचर होगा वो होगा एम्फोटेरिक। इस टर्म का मीनिंग क्या होता है, एम्फोटेरिक का मीनिंग होता है कि जिसके दोनों टाइप की नेचर हो, मतलब जो एसिड की तरह बिहेव करेगा और बेस की तरह बिहेव करेगा। लेकिन अगर आप लिटमस टेस्ट के लिए बोलेंगे ना तो लिटमस टेस्ट में ये न्यूट्रल आएगा, न्यूट्रल, क्योंकि जो भी एम्फोटेरिक होता है उसका वीक एसिडिक नेचर होता है और वीक ही बेसिक नेचर होता है। तो आप समझ गए होंगे, एक बार फिर बता रहा हूं मैं। आर्गेनिज ने क्या बोला कि द सब्सटेंस व्हिच गिव H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज एसिड, और द सब्सटेंस व्हिच गिव OH- आयन इन एक्वस सॉल्यूशन आर नोन एज बेस। फिर एसिड और बेस को अपन ने डिवाइड कर दिया स्ट्रॉन्ग और वीक में, इस तरीके से एग्जांपल बता दिए। ये H2O जो था वो H+ और OH- दोनों प्रोड्यूस कर रहा है, तो एम्फोटेरिक नेचर हुआ, मतलब बोथ एसिडिक एंड बेसिक। बाकी लिटमस टेस्ट देखेंगे तो ये कैसा होगा, न्यूट्रल होगा। एक और जो चीज है वो है कि अगर H+ और OH- को कंबाइंड कर दिया जाए, कंबाइंड, तो जो H2O फॉर्मेशन होगा इसको अपन बोल सकते हैं न्यूट्रलाइजेशन। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। जैसे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होती है कि एसिड और बेस को अपन ने कंबाइन कर दिया तो सोल्ट फॉर्म हो रहा था, तो यहाँ पर H+ और OH- दोनों कंबाइंड हो जाए तो कौन क्या हो गया, ये न्यूट्रलाइजेशन हो गया। एसिड और बेस दोनों क्या हो गए, न्यूट्रल हो गए। एक जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि ये जो आरएनए थ्योरी है
उसकी लिमिटेशन क्या है, लिमिटेशन मतलब ये जो है वो किसका एसिडिक नेचर बता सकती है और किसका नहीं बता सकती है, ऐसे ही बेसिक नेचर किसका बता सकते हैं, किसका नहीं बता सकते। तो पहली जो लिमिटेशन है वो तो है कि ये ओनली उन सब्सटेंस का एसिडिक और बेसिक नेचर बता सकती है जो वाटर में सोल्यूबल होते हैं। मतलब ऐसे एसिड और बेस जो वाटर में सोल्यूबल नहीं होते उनका एसिडिक बेसिक नेचर नहीं बताता है। मतलब सब्सटेंस वाटर में डिसॉल्व होना चाहिए, मस्ट कंडीशन है इसकी, ये एक्वस सॉल्यूशन बनना चाहिए। और सेकंड जो लिमिटेशन है वो है कि कुछ कंपाउंड ऐसे भी होते हैं जो न तो H+ आयन देते हैं न ही OH- आयन देते हैं, मतलब दोनों में से किसी भी टाइप के आयन नहीं देते। और नहीं देते हैं इसका मतलब क्या हुआ कि इस आरएनएस थ्योरी के अकॉर्डिंग H+ और OH- आयन प्रोड्यूस नहीं करने वाले कंपाउंड है ना, उनका कोई भी नेचर नहीं होना चाहिए। लेकिन आगे जो अपने पास थ्योरी आएंगी उनसे अपन जो है ऐसे कंपाउंड्स का एसिडिक और बेसिक नेचर भी बता पाएंगे जिनमें H+ और OH- नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में एक चीज और समझ लो कि जैसे अगर मान लो आपको कहा जाए कि इसका आयनाइजेशन कैसे होगा या इनका आयनाइजेशन कैसे होगा, तो जैसे मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ आपको कि जैसे मान लो ऐसे लिखा हुआ है HNO3, इसको वाटर में डिसॉल्व किया गया तो इसका आयनाइजेशन कैसे होगा। तो करना क्या है, HNO3 एसिड है, एसिड है इसका मतलब क्या करेगा, ये H+ प्रोड्यूस करेगा, तो H+ प्लस NO3 माइनस, इसके ऊपर प्लस आ जाएगा तो बाकी बचे पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। H2O की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पर अपन लिख देंगे AQ, क्या लिख देंगे AQ, AQ का मतलब है एक्वस मतलब वाटर। ऐसे ही अगर इनमें से किसी को डिसोसिएट करते हैं आप, जैसे इसको डिसोसिएट कर देते तो H2SO4 यहाँ पे H2 आ जाता, वही H+, एक गैस इसमें से गया, एक गैस बच गया तो HSO4 माइनस, यहाँ पर आ जाएगा एक्वस और यहाँ पर भी एक्वस। ठीक है, ऐसे ही बेस के लिए कर सकते हो आप, जैसे NaOH को लिखेंगे अगर तो NaOH यहाँ पे वाटर आ जाएगा, क्या बन जाएगा Na+ और OH-। ठीक है, तो इस तरीके से जो है अपन इस आरएनएस थ्योरी को समझ सकते हैं। अब इसको आप जो है रेगुलर नोट करते चले जाएं, आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट्स कर दीजिए, बाकी जितने ज्यादा स्टूडेंट तक आप इनको पहुंचा सकते हैं पहुंचाइए। और ये जो वीडियोस हैं आपको अलग अलग कैटेगरी में जो चैनल है उसमें जो है प्लेलिस्ट के अंदर आपको मिल जाएंगे, तो आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम में देख लें, हिंदी मीडियम के हिंदी मीडियम में देखें, तो प्लेलिस्ट में जाए आप और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि जो भी वीडियो बनेगा वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे, और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए इसको। थैंक्स फॉर वॉचिंग।